तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में अपन ने बात कर ली किन की, चौहानों के बारे में। अपन ने सांबर के, अजमेर के, रणथंभौर के, उसके अलावा नाडोल के, जालोर के, सिरोही, बूंदी, कोटा, सभी चौहानों के बारे में चर्चा की कर ली। और पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि इस क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मेवाड़ का इतिहास। तो देखो, मेवाड़ के इतिहास को शुरू करेंगे अपन। तो उसमें सबसे पहले पहले देखते हैं मेवाड़ जो रियासत थी, इसके प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो देखा जाए इसमें मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ को बोला जाता था पहले मेदपाट, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। ये सभी प्राचीन नाम थे किसके, मेवाड़ के। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई सा भी एक दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से ये है जो किसके प्राचीन नाम है। तो ये सभी प्राचीन नाम है किसके, मेवाड़ रियासत के। तो मेवाड़ रियासत के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। अगर मेवाड़ में बात करें अपन, तो मेवाड़ में किन का शासन था। तो मेवाड़ में शुरुआत में गुहिल वंश का, प्रारंभ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश का शासन था। बाद में देखेंगे अपन, तो ये गुहिल दो शाखाओं में बढ़ जाएंगे। एक होगी रावल शाखा, जिसका अंतिम शासक होगा रतन सिंह पद्मिनी वाला। और दूसरी शाखा होगी वो कौन सी होगी, वो राणा शाखा होगी, जिसकी शुरुआत होगी राणा हमीर से, सिसोदा गांव से। तो शुरुआत में अगर अपन बात करें तो मेवाड़ में किन का शासन था, गुहिल वंश का शासन था। अब देखो, मेवाड़ के प्राचीन नाम हो गए मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। और मेवाड़ में किन का शासन था, गुहिल वंश का शासक था। अगर इनकी बात करें, देखो मेवाड़ की, तो जो इनकी जो शुरुआत में बात करें अपन, उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत अपन क्यों पढ़ते हैं, चौहानों के भी पढ़ा था अपन ने उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ये 6वीं से और 12वीं जो शताब्दी तक का जो इतिहास है, इसके अपने पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। इनके बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब ये जातियां आके उत्पन्न हुई होंगी। तो इनके अपने पास वैधानिक जो प्रमाण है वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अपन पढ़ते हैं इनके उत्पत्ति के सिद्धांत। और उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, वो कौन सा है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। देखो, ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति अपन ने चौहानों में भी पढ़ा था। चौहानों में जैसे कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, उसके अलावा ब्राह्मणों से उत्पत्ति। और एक और था कौन सा सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट, अग्निकुंड का सिद्धांत, जो किसने दिया था, चंद्रवरदाई ने। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति जो मेवाड़ के जो गुहिलों की है, उनकी ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन कौन इतिहासकार बताते हैं। तो एक बताते हैं डी आर भंडारकर, डी.आर. भंडारकर, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। ये भी कौन है, तीनों ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण, स्वाभाविक सी बात है, क्या कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति किन से हुई है, ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किस किसने दिया, डी.आर. भंडारकर। इनका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण, देवदत्त रामकृष्ण। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया किसने, डी.आर. भंडारकर, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने। इनमें समझने का कुछ नहीं है, सीधा सीधा रटने की बात है। अगर इस मत का अपन विरोध की बात करें, इस मत का विरोध किसने किया, तो इस मत का विरोध किया था किसने, जी.एच. ओझा, यानी कि गौरी शंकर हीरानंद, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ओझा साहब थे। इन्होंने इस मत का विरोध किया। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया किस किसने, डी.आर. भंडारकर, यानी कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। उसके अलावा दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, तीनों क्या है, ब्राह्मण। और ब्राह्मणी बता रहे हैं किन से उत्पत्ति हुई है इनकी, ब्राह्मणों से। तो इस मत का विरोध किसने किया, इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विरोध। तो ब्राह्मणों से मेवाड़ के गुहिलों की
ब्राह्मण से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था उसका विरोध किसने किया था? तो उसका विरोध किया था गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इसमें आ रहा है एक कौन? दशरथ शर्मा। पीछे भी पढ़े थे अपन ने दशरथ शर्मा, जिनकी एक किताब पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी अपन ने देखो पीछे बहुत सी बुक्स पढ़ी थी, जैसे हमीर महाकाव्य वो किसने लिखी थी? नैनचंद्र सूरी ने। प्रबंध कोश, उसके अलावा हमीर हट जो बुक थी वो किसने लिखी थी? राजशेखर। हमीर बंधन ये बुक किसने लिखी थी? तो बुक अपन ने एक साथ बता दी और इनको एक बार वापस से और लिखवा देंगे कौन कौन सी बुक थी। जब कंप्लीट अपन इतिहास पढ़ लेंगे तो एक साथ उनकी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, मतलब एक ही पेज पर चर्चा कर लेंगे, बुक प्लस उनके राइटर साथ साथ। तो डी.आर. भंडारकर, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने कौन सा मत दिया? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। दशरथ शर्मा की किताब थी कौन सी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये इस वजह से बताया कि अपन ने पीछे इसकी चर्चा कर ली। तो इस ब्राह्मण से उत्पत्ति का जो मत था इसका विरोध किया है गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने, इस मत का विरोध किया है। दूसरा अगर देखें मत, तो दूसरा मत दिया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, जिनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास का जनक। इनका मत है जो सबसे ज्यादा माना जाता है मेवाड़ के जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट किसका माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड का। और कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि भाई जो गोइल थे, मतलब कर्नल टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी गुजरात के कर्नल टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य और उनकी रानी पुष्पावती की संतान थी। तो गुजरात का एक शासक था कौन? शिलादित्य, और उनकी रानी थी कौन? पुष्पावती। उनकी संतान बताया जाता है किनको? गुइलों को। तो दो सिद्धांत हो गए, ब्राह्मणों से उत्पत्ति और दूसरा कौन सा है? कर्नल जेम्स। ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन बताएंगे? जो सभी क्या होंगे? ब्राह्मण। उसका विरोध किया है किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। तो दूसरा सिद्धांत है कर्नल जेम्स टोड का, जिसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसी को वो क्या कह रहे हैं? कर्नल टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य और उनकी रानी पुष्पावती की क्या थे? संतान। दो सिद्धांत पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से? ब्राह्मण से उत्पत्ति, दूसरा, और अगला कौन सा है? कर्नल जेम्स टोड का। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा देखो, तीसरा बताया था किसने? अबुल फजल ने। तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? अबुल फजल। अबुल फजल। और अबुल फजल ने क्या बताया इनके बारे में? कि ये थे जो ईरान के नौशेरवा वंश से संबंधित थे। एक एक लाइन ये सीधा ही याद रखना है इनको बस। ईरान के नौशेरवा वंश से संबंधित थे, बस। अबुल फजल के में क्या है? एक लाइन। इसके अलावा अगर G.H. ओझा की बात करें, गौरीशंकर हीरानंद ओझा की बात करें, तो इनके अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। इनके अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। तो ये चार सिद्धांत है किनके संबंध में? मेवाड़ के गुहिलों के। पहला सिद्धांत है कौन सा? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था किस किसने दिया? डी.आर. भंडारकर,
दशरथ शर्मा, और उसके अलावा बात करें तो गोपीनाथ शर्मा थे। उस मत का विरोध किसने किया? तो उस मत का विरोध किया था किसने? जीएच ओझा साहब, या बोले तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने उस मत का विरोध किया। दूसरे थे कौन? कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया? ये कि वल्लभी गुजरात के शासक कौन? शिलादित्य, और उनकी रानी कौन थी? पुष्पावती, उनकी ही संतान थी कौन? गोहिल। तीसरे अगर मत की बात करें तो तीसरा मत दिया था किसने? अबुल फजल ने, और अबुल फजल साहब क्या कह रहे हैं कि ये ईरान के नौशेरवा वंश से संबंधित थे। तो चौथे में कौन कह रहे हैं? जीएच ओझा, और जीएच ओझा के अनुसार, इनके अनुसार गोहिल थे जो कौन से थे? सूर्यवंशी थे। अगर इनकी शाखाओं की बात करें, गोहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी? गोहिलों की शाखाएं, तो इनके शाखाओं के संदर्भ में एक तो बताते हैं कौन? मूणोत नैणसी, मूणोत नैणसी, और उसके अलावा कौन? श्यामल दास। मूणोत नैणसी के अनुसार तो गोहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। और अगर श्यामलदास के अनुसार बात की जाए तो इनकी कुल कितनी शाखाएं थी? 36 शाखाएं। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि मूणोत नैणसी के अनुसार गोहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। इनके अनुसार कौन सी थी? श्यामलदास। श्यामलदास के अनुसार कुल कितनी शाखाएं थी? 36। मूणोत नैणसी की रचना कौन सी थी? नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। उसके अलावा अगर श्यामलदास की बुक की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई किताब इनकी कौन सी? वीर विनोद पुस्तक। वीर विनोद नामक पुस्तक किसकी रचना है? वो किसकी है? श्यामलदास के अनुसार। श्यामलदास की जो रचना है वो कौन सी है? वीर विनोद। तो मेवाड़ के गोइलों की शाखाएं कुल कितनी? मूणोत नैणसी के अनुसार 24 शाखाएं। नैणसी की कौन सी रचना है? नैणसीरी ख्यात। उसके अलावा श्यामलदास के अनुसार इनकी कुल कितनी थी? 36 शाखाएं। और श्यामलदास की जो बुक थी वो कौन सी थी? वीर विनोद पुस्तक। ठीक है, तो वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामलदास। दार्ली चौहान डायनेस्टी वो किसकी किताब है? तो वो किताब है किसकी भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो ये कुछ शुरुआती बातें थी कि इनके बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अब चलते हैं अपने सीधे मेवाड़ के गोहिलों के बारे में। मेवाड़ के गोहिल अब तक पढ़ लिया अपन ने क्या? मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। उसके अलावा फिर बात की अपन ने उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति की सिद्धांत, पहला ब्राह्मणों से उत्पत्ति, दूसरा कर्नल टोड के अनुसार, तीसरे की अगर अपन बात करें तो वो किसके अनुसार? अबुल फजल, और चौथा जीएच ओझा साहब के अनुसार। उसके अलावा अपन ने बात की शाखाएं, मूणोत नैणसी के अनुसार 24 शाखाएं। श्यामलदास जिनकी रचना वीर विनोद पुस्तक, उसके अनुसार कुल कितनी शाखाएं थी इनकी? 36। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ के गोहिल यानी गोहिल वंश, गोहिल वंश। और अगर अपन बात करें गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का संस्थापक, देखो संस्थापक सभी के याद रखने। अपन ने पहले चौहानों की बात की, वहां भी सारों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। जैसे कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन? अजय राज। उसके अलावा रणथंभौर का गोविंद राज, कोटा का माधो सिंह, बूंदी का देवा। उसके अलावा नाडोर या जालोर, नाडोल का लक्ष्मण सिंह, जालोर का कीर्तिपाल या कीतू, सिरोही का कौन था? लुम्बा चौहान। ये सभी अपने को याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा सरफेस से ही क्वेश्चन आ जाता है कि उनका संस्थापक कौन था। तो उस हिसाब से तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य, गुहादित्य। और इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में। इस बात की जानकारी मिलती है अपने को कौन से शिलालेख, कौन से अभिलेख से? सामोली अभिलेख से। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है कि भाई गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य। और कब की थी स्थापना? 566 में। कौन से अभिलेख के अनुसार है ये बात? तो ये अभिलेख है कौन सा? सामोली अभिलेख, जिसके अनुसार 566 ईस्वी में स्थापना की थी किसने? गुहादित्य ने। कौन से वंश की? गोहिल वंश की। अब बात करें गुहादित्य, तो इनके समय में सिक्के भी चलाए गए थे। इनके समय चांदी के, इनके समय चांदी के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के चलाए गए।
ध्यान रख लेना अगर बात रह जाए। तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन? गुहादित्य। स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। किसके अनुसार? शामोली अभिलेख के अनुसार। अगर इनके समय में बात की जाए तो सिक्के कैसे चले थे? चांदी के सिक्के। दूसरे अगर राजा की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट राजा है और वो कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल। देखो बप्पा रावल का वास्तविक नाम, अगर इनके वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम था क्या? कालभोज, मतलब काल को जीतने वाला। इन्हीं का नाम था क्या? कालभोज या काल शोक। किसका? बप्पा रावल का। इनकी अगर उपाधियों की बात करें, इनकी उपाधियां, तो उपाधियां क्या क्या हैं इसकी? हिंदू सूरज, हिंदू सूरज। उसके अलावा चकवे और राजगुरु। हिंदू सूरज, चकवे और राजगुरु की उपाधियां मिलती हैं किसकी भाई? बप्पा रावल की। वास्तविक नाम कालभोज या काल शोक। इन्होंने राजधानी बनाई किसको? नागदा उदयपुर को। नागदा उदयपुर को। तो ये मेवाड़ की क्या थी? प्रथम राजधानी। तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी? नागदा उदयपुर। और वो बनाई किसने भाई? वो बनाई थी किसने? बप्पा रावल ने। इनकी बात करें अगर बप्पा रावल, तो इन्होंने चित्तौड़ को भी जीता। कब? इन्होंने मानमोरी को हराकर मानमोरी को हराकर 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता। मानमोरी को हराकर कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता था इन्होंने। इनके द्वारा चलाए गए थे कौन से सिक्के भाई? सोने के सिक्के चलाए गए। इनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। तो चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? गुहादित्य या गुहक के द्वारा। तो ये बात कर रहे हैं अपन किनके बारे में? बप्पा रावल। वास्तविक नाम कालभोज या काल शोक इनका वास्तविक नाम था। देखो इनके नाम पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम है। और वो शहर कौन सा है? रावलपिंडी। पिंडी मतलब स्थान या गांव। तो रावलपिंडी किसके नाम पर है? रावल बप्पा रावल। और वहीं से एक पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बिलोंग करते थे। कौन? शोएब अख्तर, जिनको कहा जाता है क्या? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जो शहर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? बप्पा रावल के नाम पर इनका नाम रखा गया है। एक इतिहासकार हुए थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कौन? सीवी वैद। सीवी वैद। सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी कमांडो चार्ल्समादित्य से की है। देखो ये सीवी वैद क्या कहना चाहते थे कि भाई जिस प्रकार बप्पा रावल ने, जिस प्रकार, पहले यहां से देख लेते हैं, जिस प्रकार चार्ल्समादित्य ने इन मुसलमानों को नहीं घुसने दिया था कहाँ? यूरोप में, उसी प्रकार बप्पा रावल ने इन मुसलमानों को कहाँ नहीं घुसने दिया था? हिंदुस्तान में। इसी वजह से कहा जाता है इसको फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्समादित्य
द्वितीय के समकक्ष इसकी तुलना की गई है। इनकी बात करें तो इन्होंने मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया भाई? अगर बात करें तो कैलाशपुरी में। और जो ये एकलिंग जी हैं ये आराध्य हैं किनके? मेवाड़ के गुहिलों के। अगर अपन यहाँ बात करें तो एकलिंग जी जो है किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किया। एक चीज और देखते हैं अपन, यहीं पर आते हैं आस्का लेना और दूसरा शब्द आता है क्या? दीवान। तो जो मेवाड़ के शासक थे वो स्वयं को दीवान मानते थे किसका भाई? एकलिंग जी का। और आस्का लेना का मतलब है ये जब भी कहीं भी युद्ध में जाते या कहीं भी कोई भी काम करने जाते तो आस्का का मतलब होता है परमिशन। आस्का यानी आस्क करके जाते, मतलब पूछ के जाते थे। किससे? एकलिंग जी से। तो ये बातें थी किनके बारे में? बप्पा रावल। इन्हें हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो मेवाड़ का क्षेत्र मिला था। देखो एक स्टोरी है छोटी सी कि ये जो हरित ऋषि की गायें चराते थे तो बाद में इनको कहा हरित ऋषि ने कि भाई तू क्या बनेगा? राजा। तो बाद में कहते हैं कि वो पुष्प जैसे आकाश की तरफ जा रहे थे उड़ते हुए, तो उन्होंने बोला इनको भाई मुंह खोल, इसमें थूकना चाहते थे मुंह, लेकिन इसने मुंह तो नहीं खोला, लेकिन मुंह तो बंद कर लिया, पीछे हट गए। तो वो जो उनका थूक था कि इनके पैरों में गिर गया, तो इनको क्या मिल गया? राज। कहानी है, कोई बस याद करने के लिए ध्यान रख लो, बाकी कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बताई जाती है, हमने भी सुनी थी तो हम भी आपको इस वजह से बता रहे हैं। तो बप्पा रावल वास्तविक नाम था इनका क्या? कालभोज या कालशोक। इनकी उपाधियां मिलती है हिंदू सूरज, चकवे और राजगुरु। इन्होंने राजधानी बनाई किसको? नागदा उदयपुर को। और मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या थी? नागदा उदयपुर। ठीक है। उन्होंने मानमोरी को हराकर 734 ईस्वी में क्या किया? चित्तौड़ को जीता। उसके अलावा इन्होंने क्या चलाए? सोने के सिक्के। तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? गुआदित्य ने। ठीक है। इनके नाम पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम है, और वो शहर कौन सा है? रावलपिंडी। उसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी कमांडर या कमांडो किससे की है? चार्ल्स द्वितीय से की है। और लास्ट में एक बात आती है कि इन्होंने मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के जो मेवाड़ के जो शासक थे स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान। और जब भी कहीं जाते थे वो उनसे पूछ के जाते थे। इसी को क्या कहा जाता है? आस्का लेना। तो अपन ने दो राजा के बारे में चर्चा कर ली। किस किस के बारे में? पहले गुआदित्य, दूसरे कौन है? बप्पा रावल। तीसरे के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, और वो कौन से हैं? आलू रावल। तीन ही लाइन है, उनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। देखो तो तीसरे शासक है कौन? आलू रावल, या जिन्हीं को बोला जाता है क्या? अल्लट। तीसरे शासक हैं कौन? अल्लट, या इन्हीं को बोला जाता है क्या? आलू रावल। आलू रावल। देखो मेवाड़ की अब तक राजधानी क्या थी? नागदा उदयपुर। जो राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। इन्होंने उपराजधानी या राजधानी भी बोल सकते हैं उसको, वो किसको बनाया? आहड़ को। आहड़ भी कहां पड़ता है? उदयपुर में। आहड़ को देखो ऐसे याद रख लेना, ऐसे अल्लट और ऐसे ही क्या है? आहड़। तो आहड़ को राजधानी या उपराजधानी किसने बनाया था? अल्लट ने। इसके अलावा इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने क्या किया था? विवाह। और मेवाड़ में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की शुरुआत की। अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो कि मेवाड़ में नौकरशाही की सर्वप्रथम
शुरुआत किसने की थी, तो वो कौन थे, अल्लठिया आलूराव। तो अल्लठिया आलूराव इन्होंने उपराजधानी बनाया किसको, आहड़ को, ऐसे अल्लठ और ऐसे आहड़। हूण राजकुमार, देखिए हूण क्या थी, विदेशी जातियां थी, शक, पल्लव, उसके अलावा कुषाण, हूण, ये जो विदेशी जातियां थी जो भारत पर आक्रमण करती थी। तो ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था जो किसने किया था, अल्लठिया आलूराव ने। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत भी किसने की थी, अल्लठिया आलूरावल ने। एक अंतिम राजा और देख लेते हैं अपन को, शक्ति कुमार। इन शक्ति कुमार के समय आक्रमण किया किसने भाई, परमारों में एक शासक थे मुंज परमार। मुंज परमार ने इन पे क्या किया, आक्रमण, और आहड़ को नष्ट कर दिया, आहड़ को नष्ट कर दिया। आगे अपन पढ़ेंगे कि नष्ट होगा, नागदा को भी नष्ट किया जाएगा, ठीक है। भूताला के युद्ध के आसपास की घटना है उसमें। तो मुंज परमार ने क्या किया, आहड़ इस पे आक्रमण किया शक्ति कुमार पर और नष्ट कर दिया किसको, आहड़ को। इसकी जानकारी हमें मिलती है किससे, 997 के ईस्वी के पाली के हस्तिकुंडी अभिलेख से। हस्तिकुंडी अभिलेख से। पीछे और एक अभिलेख पढ़ा अपन ने, कौन सा, 566 ईस्वी में गोआदित्य ने स्थापना की थी, तो वहां पढ़ा था कौन सा, सामोली अभिलेख। यहाँ कौन सा है, हस्तिकुंडी अभिलेख। उनके बाद बात करें अपन तो मुंज परमार के उत्तराधिकारी थे कौन, भोज परमार। भोज परमार, इन भोज परमार ने क्या किया, चित्तौड़ में इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर से संबंधित एक और घटना है क्या, कालांतर में कुमारपाल चालुक्य ने इस मंदिर का नाम समिदेश्वर करवा दिया। तो ये बातें थी किन के बारे में, शक्ति कुमार। इनके समय आक्रमण किया किसने, मुंज परिमार ने, और नष्ट कर दिया किसको, आहड़ को। आहड़ को उपराजधानी कौन बना रहा है, अल्लठिया आलूराव। इसकी जानकारी हमें मिलती है 1997 ईस्वी के पाली के हस्तकुंडी अभिलेख से। इंपॉर्टेंट लाइन है हस्तिकुंडी अभिलेख। भोज परमार के बारे में बात करें तो मुंज परमार के ही उत्तराधिकारी थे। इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में कुमारपाल चालुक्य ने इस मंदिर का नाम क्या करवा दिया, समिदेश्वर मंदिर करवा दिया। तो देखो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, गोआदित्य के बारे में, गुहिल वंश का संस्थापक। और उनके बारे में बात करें तो उन्होंने सिक्के चलाए थे किसके, चांदी के। उसके बाद अपन ने बात की थी किनके बारे में, बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम कालभोज या कालसोगु। उपाधियां भी थी उनकी, हिंदू सूरज, उसके अलावा चकवा और राजगुरु। उन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम है। उसके अलावा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। सीवी वैद्य ने उनकी तुलना फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मादित्य से की है। फिर अपन ने बात की किसके बारे में, अल्लठिया आलूरावल। उन्होंने आहड़ को क्या बनाया था, उपराजधानी। उसके अलावा उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक भी कौन था, अल्लठिया आलूरावल। उनके बाद बात की किनके, शक्ति कुमार के बारे में। शक्ति कुमार के समय परमार शासक कौन थे, मुंज परमार ने आक्रमण किया और 900 और आहड़ को क्या कर दिया, नष्ट। इसकी जानकारी 997 ईस्वी के हस्तकुंडी अभिलेख पाली से अपने को मिलती है। बाद में मुंज परमार के उत्तराधिकारी थे कौन, भोज परमार। उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में कुमारपाल चालुक्य ने इस मंदिर का नाम परिवर्तन कर दिया और क्या कर दिया, समिदेश्वर मंदिर। तो धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए। अगली क्लास में अपन बात करेंगे आगे। धन्यवाद आप सभी का।